एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपके बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस चैप्टर का मैंने फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी। मैंने खुद ये देखा कि चैप्टर के इन बिटवीन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चंस में पहले 5 क्वेश्चंस हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क के होते हैं। फिर 5 हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। देन वी विल डू 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लास्ट में हम 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। दैट्स व्हाई वी विल डू क्वेश्चंस ऑफ एवरी टाइप, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इन बिटवीन में है ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. So the secretion of which hormone leads to physical changes in the body when you are 10 to 12 years of age? तो हमें पता है कि 10 to 12 years की जब एज होती है तो ये प्यूबर्टी का टाइम होता है एंड इस टाइम मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस कौन से हार्मोन की वजह से आते हैं, कौन से हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से आते हैं, ये हमसे पूछा है, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज जो एस्ट्रोजन होता है वो टेस्टिस से रिलीज नहीं होता है, ठीक है। एंड जो टेस्टोस्टेरोन है उसको ओवरी रिलीज नहीं करता है। तो ये हार्मोन्स तो सही है, लेकिन जो ग्लैंड्स इनको रिलीज करते हैं उनका नाम यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं एंड उस हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, क्या असर पड़ता है। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड, गलत है। एड्रीनल ग्लैंड एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करता है, एड्रेनालिन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये पहला पढ़ के ही हमें समझ में आ गया कि ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन रीड करते हैं, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो टेस्टीज रिलीज करती हैं एंड जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो ओवरीज रिलीज करती हैं, ठीक है। एंड टेस्टोस्टेरोन बॉयज में रिलीज होता है, एस्ट्रोजन गर्ल्स में रिलीज होता है, ठीक है। एंड यही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द चेंजेस अकरिंग इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ये भी गलत है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन को रिलीज नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, उसका क्या फंक्शन है। दिस शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंजेस। तो कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज एंड एस्ट्रोजन इन गर्ल्स। एंड ये रिलीज करती हैं टेस्टीज ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। सो टेस्टीज रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। तो ये आपको ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो रीड करते हैं सारी स्टेटमेंट को। फर्स्ट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द हिंड ब्रेन। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। हिंड ब्रेन थोड़ी होता है। देखो हमारा जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है दैट इज द फोर ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज द हिंड ब्रेन, तो ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। Second statement is centers of hearing, smell, memory, sight, etc. are located in the forebrain. क्या ये सही है? Obviously, it is correct. जो भी ये hearing, स्मेल, मेमोरी, साइट, इनसे रिलेटेड जो पूरा सेंटर होता है वो हमारे कहाँ पर लोकेटेड होता है? हमारे फोर ब्रेन में लोकेटेड होता है। फोर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फंक्शंस, हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एक्सेट्रा। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? Involuntary actions like salivation, vomiting and blood pressure are controlled by the medulla in the hindbrain. ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारे
हमारे हिंड ब्रेन में मेड्यूला होती है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो कि हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जैसे कि सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, ये हमारे मतलब हमारे मसल्स के हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। एंड इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इनको कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला इन आवर हिंड ब्रेन। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है सेरेबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। जो सेरेबेलम है वो हमारे बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है डज नॉट कंट्रोल, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन में देख लो सेकंड एंड थर्ड कहाँ पर है। ए ऑप्शन इज 1 एंड 2 गलत है, बी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 नहीं, सी ऑप्शन है 2 एंड 3। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, हमारा सी ऑप्शन सही है बिकॉज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिंपल। मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड। तो प्लांट का जो शूट होता है, शूट मतलब जो सॉइल से ऊपर वाला जो पूरा पार्ट होता है, स्टेम, ब्रांचेस, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको शूट बोलते हैं। तो प्लांट का जो शूट होता है जब वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है तो इसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म। Obviously the correct answer is option number D, फोटोट्रोपिज्म। देखो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टिमुलस के बेसिस पर ये अलग अलग टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। अभी जब प्लांट ने यहाँ पर लाइट के रिस्पॉन्स में जब मूवमेंट करी है तो स्टिमुलस क्या है, लाइट है, सनलाइट है ना। एंड जब लाइट स्टिमुलस होता है तो उस टाइप की मूवमेंट को बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। जब हमारा स्टिमुलस कोई केमिकल होता है, केमिकल के रिस्पॉन्स में जब कोई मूवमेंट हो रही है, उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रही है, तब बोलेंगे केमोट्रोपिज्म। जब स्टिमुलस वाटर होता है, मान लो वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट मूवमेंट कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में कर रहा है, तो यहाँ पर स्टिमुलस वाटर है तो तब उसको बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। एंड जब स्टिमुलस ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जब प्लांट रिस्पॉन्स करता है, मूवमेंट करता है, तब उसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, क्योंकि तब होता है ग्रेविटी स्टिमुलस। एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टिमुलस क्या है, लाइट है। लाइट के रिस्पॉन्स में जब मूवमेंट करता है शूट प्लांट का, सो दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। एंड जब लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। एंड जब लाइट की डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, उल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ये और इसका डिटेल हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं एंड कब वो मूवमेंट करते हैं, मतलब कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, एंड द एग्जांपल्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2020-16 में पूछा भी गया, तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो हमने पीछे डिस्कस किया, दिस वाज नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE बोर्ड 2020 एंड 16 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड। इनमें से ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो अनपेयर्ड है, मतलब ऐसे पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। पेयर क्या होता है, दो का जोड़ा, है ना। तो पेयर में कौन सा ग्लैंड, इनमें कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो पेयर में प्रेजेंट नहीं होता, अनपेयर्ड होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टिस, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर ओवरी। तो देखो एड्रीनल ग्लैंड तो पेयर में प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर होता है, हमारी जो दोनों किडनीज होती हैं उनके टॉप पर होता है, उनके ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो किडनीज दो होती हैं, तो जो दोनों किडनीज के टॉप पर एड्रीनल ग्लैंड होता है, तो ऑब्वियसली एड्रीनल ग्लैंड तो पेयर में होता है, ठीक है, जोड़े में होता है। ऐसे अगर हम टेस्टिस की बात करें तो ये भी पेयर में होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर। पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट होता है, नहीं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बिल्कुल भी पेयर में प्रेजेंट नहीं होता, ये एक ही होता है, पेयर नहीं होता इसका, ठीक है। एंड जो ओवरी होती है ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है ना, जो हमारा मतलब यूट्रस है उससे दोनों फेलोपियन ट्यूब्स निकलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के एंड पर दो फेलोपियन ट्यूब्स की एंड पर ये दो ओवरीज होती हैं, तो ओवरीज भी पेयर में ही होती हैं। कौन सी, यहाँ पर कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो पेयर में नहीं प्रेजेंट है, अनपेयर्ड है, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, कहाँ पर वो लोकेटेड हैं, वो पेयर में प्रेजेंट है या फिर वो सिंगल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लैंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE बोर्ड 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज। तो हमें पता है कि जब जो प्लांट होता है, जो पेड़ होता है, जब उसमें जो पत्ते एंड जो फ्रूट्स होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, पूरे अच्छी तरह से पक जाते हैं, तो वो नीचे गिरने लगते हैं ना। जब आपने देखा होगा कि ऑटम के टाइम पर पत्ते झड़ने लगते हैं, या फिर जब फल
पक जाते हैं पेड़ पे से, प्लांट पे से, तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉलिंग ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम अ प्लांट? कौन सा प्लांट हार्मोन यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सिन, सेकेंड ऑप्शन इज गिबरेलिन, थर्ड ऑप्शन इज एब्सिसिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन इज साइटोकिनिन। तो ये सारे प्लांट हार्मोन्स एंड इनके फंक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। एंड जब लीव्स और फ्रूट्स पूरे मैच्योर हो जाते हैं तब वो गिरते हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये ऑक्सिन, यहाँ पर मैं आपको दूसरे प्लांट हार्मोन का भी फंक्शन बता देती हूँ। ऑक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो प्लांट की स्टेम होती है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गिबरेलिन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल की इलोंगेशन के लिए। जो प्लांट सेल हैं वो इलोंगेट होते हैं, इलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये प्लांट हार्मोन। साइटोकिनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल डिवीजन के लिए। जो सेल डिवीजन है उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पर साइटोकिनिन रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो एब्सिसिक एसिड है ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। तो हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। अब हम 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे 1 मार्क के होते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस देम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, नीड क्यों होती है? देखो, हमारे इन्वायरमेंट में काफी चेंजेस होते हैं जिसको स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। तो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी जो बॉडी है उन इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है, ठीक है, जिस वजह से ही हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं टू ऑल द चेंजेस हैपनिंग इन आवर एनवायरनमेंट। सारे जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से हम करेक्ट रिस्पॉन्स दे पाते हैं टू द चेंज हैपनिंग इन आवर एनवायरनमेंट। जैसे मान लो जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा देते हैं तो हम एकदम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ये क्यों हो पाता है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द control and coordination system present in us. ठीक है, so all living organisms respond to changes in their environment for which they need a well organized system of control and coordination. जितने भी living organisms हैं वो सब respond करते हैं to the changes in the environment, लेकिन इसके लिए एक well organized system of control and coordination की जरूरत होती है। ठीक है, at times we have controlled movement that must be connected to the recognition of various events in the environment followed by only the correct movement in response to the stimulus. जो भी stimulus है, ठीक है, stimulus क्या होता है? जो change happening in the environment, तो उस stimulus के response में हम correct movement कैसे दे पाते हैं? This is because जो हमारे body parts हैं वो आपस में coordinated हैं, इसी वजह से हम correct movement कर पाते हैं, correct response कर पाते हैं to the stimulus in the environment. ठीक है, Specialized tissues are used to provide these control and coordination activities in multicellular organisms. और जो multicellular organisms होते हैं उनमें तो specialized tissues present होते हैं जो कि responsible होते हैं for responding to the stimulus. ठीक है, तो ये specialized tissues present होते हैं multicellular organisms में जिनसे ये activities possible हो पाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए control and coordination के system की need होती है हर एक organism में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप ये इतना भी आप लिखोगे सो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये सीबीएसई 2020 में पूछा जा चुका है, सो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, इसको हमें एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जब भी किसी प्लांट के पार्ट की मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ठीक है, मान लो कोई भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लाइट हो, वाटर हो, ग्रेविटी हो, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में उसकी डायरेक्शन में, उसके रिस्पॉन्स में जब प्लांट
पार्ट मूवमेंट करता है, प्लांट का कोई भी पार्ट मूवमेंट कर रहा है, चाहे स्टिमुलस की तरफ चाहे स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो दैट इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जब कोई प्लांट पार्ट मूवमेंट करता है इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, चाहे वो स्टिमुलस की तरफ हो या फिर स्टिमुलस से दूसरी डायरेक्शन में हो। ठीक है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। दीज डायरेक्शनल, इनको डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं बिकॉज ये स्टिमुलस के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, सो दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैन बी ईदर towards the stimulus or away from it. For example, in case of phototrophic movement, shoot respond by bending towards light while roots respond by bending away from it. अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ना, ये या तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो सकती है या फिर स्टिमुलस की डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टी हो सकती है। कैसे? देखो, जैसे जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो लाइट होता है वो स्टिमुलस होती है, जो सनलाइट होती है वो स्टिमुलस होती है। तो जब लाइट पड़ती है प्लांट के पार्ट पर, तो प्लांट का जो शूट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो सनलाइट की तरफ ही बेंड हो जाता है, सनलाइट की तरफ ही ग्रो करने लगता है। एंड जो रूट होता है वो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो यहाँ पर रूट एंड शूट दोनों ही ट्रॉपिक मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो प्लांट का शूट है वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म है। एंड जो रूट है वो लाइट की अलग डायरेक्शन में जा रहा है, सो दैट इज नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। ठीक है, तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में भी ग्रोथ हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है, स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो सकती है। दोनों ही ट्रॉपिक मूवमेंट है, लेकिन जब डायरेक्शन में हो रही है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, एंड जब दूसरी डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन में हो रही है, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर फोटोट्रॉफिज्म के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, देन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हाँ, द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज जियोट्रॉफिज्म। फॉर एग्जाम्पल, रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड हेंस शो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। तो जब कोई प्लांट ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जो स्टिमुलस होता है वो ग्रेविटी होता है। ठीक है, सो जब जो प्लांट है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, दैट इज जियोट्रॉफिज्म। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया, जैसे कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं, तो प्लांट के जो रूट्स हैं वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, तो इसीलिए प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया। ओके, सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क आपको मिलेगा ट्रॉपिक मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए, एंड 1 मार्क आपको मिलेगा एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, सो दिस इज योर 2 मार्क शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन गिविंग रीजंस द बेंडिंग ऑफ द शूट टिप ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट सोर्स कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट। तो आपने देखा होगा जब कोई प्लांट होता है एंड उस प्लांट पर किसी एक डायरेक्शन से सनलाइट पड़ रही होती है, तो वो जो प्लांट है वो सनलाइट की डायरेक्शन में ही बेंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो देखो, मेन रीजन इसका ये है कि जब सनलाइट पड़ती है प्लांट के एक साइड पर, तो जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन क्या है, ये एक लाइट सेंसिटिव हार्मोन प्रेजेंट होता है प्लांट में, तो ये ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है एंड ये शेडी पार्ट में चला जाता है, मतलब प्लांट की उस पार्ट में चला जाता है जहां पर सनलाइट नहीं पड़ रही, एंड वहां पर चला जाता है तो वहां से ग्रोथ होने लगती है। इस वजह से जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन शेडी पार्ट में चला जाता है, एंड देन ग्रोथ होने लगती है, तो प्लांट सनलाइट की तरफ ही बेंड हो जाता है। ठीक है, तो when growing plant shoot tip detects light, a hormone called auxin is synthesized in the shoot tip which is sensitive to light. Auxin diffuses towards the shady side of the stem. It stimulates the growth of cells on the shady side of the plant. ठीक है, जैसे ही जो प्लांट का शूट होता है, प्लांट का जो शूट है उसके टिप को जब लाइट डिटेक्ट होती है, जब लाइट पड़ती है उस पर, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये एक लाइट सेंसिटिव हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज होता है एंड ये शेडी साइड में डिफ्यूज हो जाता है, मतलब जहाँ पर उस प्लांट के पार्ट पर जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है तो शेडी साइड में चला जाता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो फिर उस शेडी साइड में ग्रोथ होने लगती है एंड इस वजह से जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, which causes bending of the plant to the other side. This gives the appearance that the stem of the plant bends in the direction of light. And इस वजह से ऐसा होता है कि जो प्लांट है वो सनलाइट की डायरेक्शन में ही बेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा रीजन है। ओके, यू कैन नोट इट इफ यू वांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे आपको हार्मोन्स का फंक्शन पता होना चाहिए, प्लांट के हार्मोन्स ऑल्सो एंड द हार्मोन्स इन आर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। ठीक है, सारे हार्मोन्स का फंक्शन, उनकी लोकेशन पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए।
लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन सेरेबेरम एंड सेरेबेलम। तो हमें क्या करना है? टैबुलर फॉर्म में सेरेबेरम और सेरेबेलम के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सेरेबेरम एंड सेरेबेलम ये दोनों ही हमारे ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक है। सेरेबेरम फोर ब्रेन का पार्ट है एंड जो सेरेबेलम है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्टिंग्विश इन बिटवीन देम एंड हम टैबुलर फॉर्म में करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है देन यू विल मेक इट इन टैबुलर फॉर्म। ओके, सो सेरेबेरम, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, इट इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। जो हमारा सेरेबेरम है ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। जो सेरेबेरम है ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है एंड जो सेरेबेलम है इट इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ये जो सेरेबेरम होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है एंड इट इज ऑल्सो द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। जो हमारे ब्रेन का जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है वो सेरेब्रम ही होता है, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जब आप ब्रेन के डायग्राम में देखोगे जो आपको मेजर पोर्शन दिखाई दे रहा है ना स्किन कलर का, दैट इज सेरेब्रम। सेरेबेलम इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये लार्जेस्ट है, सेरेबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। Then next difference is it is the main thinking part of the brain and controls intelligence, memory and has separate areas for hearing, smell, sight, taste, etc. तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेरेब्रम क्या है? हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है, ठीक है। ये हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज सेरेब्रम से एसोसिएटेड है एंड ऑल्सो सेरेब्रम में सेपरेट एरियाज होते हैं, किसके लिए? हमारी सेंसेस के लिए, जैसे कि हियरिंग, सुनना, ठीक है, साइट, स्मेल, टेस्ट, इन सब के लिए भी सेपरेट एरियाज होते हैं सेरेब्रम में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेरेब्रम का। सेरेबेलम की बात करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, मेंटेनिंग पोस्चर्स एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना उनकी प्रिसाइजन के लिए, मतलब वो हम उन वॉलंटरी एक्शंस को अच्छे से करें, प्रिसाइजली करें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेबेलम। जैसे हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, बैलेंस को मेंटेन करना, हम 2 पैरों पे खड़े रह पाते हैं, हम इजीली चल पाते हैं, तो दिस बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय आवर सेरेबेलम, ठीक है। ये वॉलंटरी एक्शंस के प्रिसाइजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉलंटरी एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, खाना, पीना, बैठना, उठना, ये सब वॉलंटरी एक्शंस हैं, ओके। तो इनके प्रिसाइजन के लिए सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 3 मेन डिफरेंस है सेरेब्रम एंड सेरेबेलम के बीच में। 3 डिफरेंस हमने यहाँ पर क्यों लिखे हैं? बिकॉज यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में मेंशन्ड है, उतने डिफरेंसेस आप लिखोगे एंड अगर मेंशन नहीं है तो मार्क्स के हिसाब से आप डिफरेंस लिखोगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए, 4-5 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 5 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये CBSE 2019 बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, ओके। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग: ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, इलोंगेशन ऑफ सेल। तो हमें बताना है कि सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं एंड इन सब चीज़ों के लिए कौन से प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत ही अच्छा एंड ईजी क्वेश्चन है, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन CBSE 2019 बोर्ड। तो आंसर करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? तो प्लांट हार्मोन्स ये केमिकल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, ऑल फॉर दैट। सो दीज आर प्लांट हार्मोन्स, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस ऑल्सो नोन एज फाइटोहार्मोन्स विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो भी वेरियस फंक्शंस होते हैं प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, वो सारे उन सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? ये प्लांट हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ठीक है। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। प्लांट हार्मोन्स को फाइटोहार्मोन्स भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन प्लांट सच एज जर्मिनेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो प्लांट की जो जर्मिनेशन है, जो उसकी ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है और जो दूसरी एक्टिविटीज है, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये प्लांट हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नाउ फॉर द देन प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग आर गिवन बिलो। फिर हमसे पूछा था कि इन सब चीज़ों के लिए कौन से प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सो फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। ऑक्सिन इज द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के प्रमोशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज साइटोकिनिन। साइटोकिनिन ये जो प्लांट हार्मोन है ये सेल डिवीजन के प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
देन इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करना, उसको एक टाइप से रोकना। तो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड। एंड जो पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं, जो फल फ्रूट गिरते हैं, वो भी क्यों होते हैं? एब्सिसिक एसिड की वजह से ही होते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन इलोंगेशन ऑफ सेल्स, सेल्स की इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है लंबा होना। तो सेल्स की इलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गिब्रेलिन या फिर ऑक्सिन भी। अगर ऑक्सिन नहीं है तो गिब्रेलिन, अदरवाइज ऑक्सिन, ठीक है। तो ये सारे प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दीज फंक्शंस। ओके, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिकॉज पहले तो प्लांट हार्मोन्स की आपने डेफिनेशन भी बता दी। देन इन सभी के ये फंक्शंस हैं, ये कौन से प्लांट हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं, वो भी हमने बता दिया। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो 2 या 3 मार्क्स के होते हैं, उस हिसाब से आप आंसर करोगे, ठीक है। Now let's move on to the long answer questions। तो हमने short answer questions कर लिए, अब हम 3 long answer question करेंगे, फिर 2 case based questions करेंगे। So the first question is, what constitutes the central and peripheral nervous systems? How are the components of central nervous system protected? तो हमसे पूछा है कि central and peripheral nervous system, ये 2 टाइप के nervous system होते हैं, इनमें क्या क्या components होते हैं, ठीक है। इनको कौन constitute करता है? तो हमें बताने की central nervous system में क्या क्या होता है and peripheral nervous system में क्या होता है। एंड देन हमसे आगे पूछा है कि इन हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 बोर्ड में पूछा जा चुका है। सो लेट्स आंसर इट। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? हमारा ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट देम। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं, इनको पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर ये दोनों ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। The peripheral nervous system is composed of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. The communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by the पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स होती हैं एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है, ब्रेन से निकल रही हैं। स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो स्पाइनल कोड से निकल रही हैं। एंड ये दोनों टाइप की नर्व्स होती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड बाकी हमारी बॉडी के जो पूरे पार्ट्स है ना, उनको जोड़ने का फंक्शन किसका है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये जो मैसेज या इंपल्स होता है उसको कैरी कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे अदर बॉडी पार्ट्स तक, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है that the communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system, ठीक है। यहां तक हमने आंसर कर दिया। अब फिर आगे हमसे पूछा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। Let's answer it. So brain is the most important part of the body which needs to be carefully protected. ये तो हमें obviously पता है, ब्रेन सबसे important part है हमारी बॉडी का एंड बिल्कुल हमें ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। So how it is protected? It is lodged in the bony box or cranium which protects it inside the box. The brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption. ठीक है, देखो जो ब्रेन होता है ना, वो एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर में होता है, सराउंडेड होता है। उस हार्ड बोनी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। एंड उस हार्ड बोनी स्ट्रक्चर के अंदर भी ब्रेन एक फ्लूइड फिल्ड बैलून से पूरा सराउंडेड होता है ताकि ब्रेन को शॉक एब्जॉर्प्शन मिल पाए, ठीक है। तो उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम ऑल द शॉक्स, मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्पाइनल कोड की, कि स्पाइनल कोड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। So the hard bumpy structure at the back of our body is the vertebral column or backbone which protects the spinal cord. हमारी जो बैक होती है, तो जो हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, जो आपको हड्डियां दिखती है हमारी बैक में, वो क्या होती है? उसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम या फिर बैकबोन, जो कि हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन बोनी बॉक्स, जिसको क्रेनियम बोलते हैं। ओके, सो ये आपका ये पूरा आंसर है। दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस? गिव 2 एग्जांपल्स। एक्सप्लेन अ
रिफ्लेक्स आर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, हमें उसके 2 एग्जांपल्स देने हैं एंड हमें रिफ्लेक्स आर्क को एक्सप्लेन करना है। एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके CBSE 2016 में पूछा जा चुका है। सो लेट्स आंसर इट। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? द सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट इन अ वॉलंटरी ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो भी स्टिमुलस होता है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में जो बहुत ही सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट करते हैं बाय अ वॉलंटरी ऑर्गन, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कि जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हो तो एकदम आपका हाथ पीछे आ जाता है, बिना मतलब इतना आप सोच भी नहीं पाते हो, बिल्कुल गर्म फील होते ही आपका हाथ पीछे आ जाता है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, हाथ क्या है? हमारा वॉलंटरी ऑर्गन है, हाथ से हम जो कुछ काम कर रहे हैं वो सारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, हाथ हमारे कंट्रोल में है। सो आवर हैंड इज अ वॉलंटरी ऑर्गन, लेकिन जैसे ही जब हमने एक गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाया तो तुरंत हमारा हाथ पीछे आ जाता है। तो ये एक सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट है, इसे ही बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। एंड ये क्यों हुआ? ये स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हुआ, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत हॉट था, गर्म था, इस वजह से हम अपना हाथ बिल्कुल पीछे किया, सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट हुई। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपल, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी गिवन है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट आयरन प्लेट। दूसरा ऑब्जेक्ट है ब्लिंकिंग ऑफ आइज। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपकी आंखों की तरफ कोई ऑब्जेक्ट ऐसे तेजी से आता है तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं, तो वो क्यों होती है? दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये क्यों होता है? ताकि आपके बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर मान लो आप हाथ एकदम अपना पीछे नहीं करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। अगर आप अपनी आईज को ब्लिंक नहीं करोगे तो कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपकी आईज में घुस सकता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी ऑर्गन्स, आवर बॉडी पार्ट्स। Now let's discuss about reflex arc. Reflex arc क्या होता है? So the path of electrical impulse during a reflex action is called reflex arc. जब reflex action होता है ना, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो पाथ है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, देखो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे होता है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो कैरी होती है बॉडी में, तो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का पाथ होता है उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब पाथ होता क्या है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, उसके बारे में बात करते हैं। अ रिफ्लेक्स आर्क इज कंपोज्ड ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कोड, मोटर न्यूरॉन एंड मसल। तो ये मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं रिफ्लेक्स आर्क में, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कोड और द मसल। ठीक है, जो मसल है जिस पर स्टिमुलस का असर पड़ा है, ओके, दैट मसल। It involves following steps. अब steps क्या होते हैं इसमें? The sensory neuron picks signal from the stimulus and carries the signals to the spinal cord. जैसे ये देखो, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो आप इनको एक्सप्लेन करोगे। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करती हैं? ये स्टिमुलस को, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कोड या फिर ब्रेन तक लेकर जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, तो आपका हाथ में जो मसल्स हैं, जो इफेक्टर मसल्स हैं, वहां से जो स्टिमुलस है वो कैरी होगा एंड आपके जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कैरी होगा एंड जाएगा स्पाइनल कोड तक, बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्रेन का इतना फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपके हाथ से, आपकी मसल से स्पाइनल कोड तक जाएगा एंड कौन सी नर्व उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेके जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही है, सेंसरी न्यूरॉन पिक सिग्नल फ्रॉम द स्टिमुलस एंड कैरीज द सिग्नल्स टू स्पाइनल कोड। फिर स्पाइनल कोड उस सिग्नल को प्रोसेस करता है एंड वो सेंड्स मैसेज थ्रू द मोटर न्यूरॉन। उसको प्रोसेस करके फिर स्पाइनल कोड मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन से टू दैट पर्टिकुलर मसल। ठीक है, अब स्पाइनल कोड से जो मैसेज है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, वो स्पाइनल कोड से मसल तक जा रहा है। तो कौन सी न्यूरॉन कैरी करेगी इसे? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का यही काम होता है कि वो मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कोड से बाकी मसल्स तक, बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन फिर उस मैसेज को उस मसल तक लेकर जाएगी। ठीक है, and motor neuron transmits the signals to the effector muscle so that the muscle can take immediate action। फिर motor neuron क्या करती है? immediately उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देती है इफेक्टर मसल को, so that वो जो मसल है वो immediate action ले पाए, मतलब तुरंत अपना हाथ पीछे कर पाए। एंड ये बहुत फास्ट होता है, विद इन मिनी सेकेंड्स। ठीक है, तो ये पूरा जो पाथ है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चंस को आंसर किया। हमने पहले रिफ्लेक्स एक्शन बताया, फिर उसके एग्जांपल्स दिए, फिर हमने रिफ्लेक्स आर्क को एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये आपका सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। यू कैन नोट इट इफ यू वांट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो द थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इज
nervous and hormonal systems together perform the function of control and coordination in human beings. Justify the statement. तो जो nervous and hormonal system है ये दोनों ही हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ये दोनों ही सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी, हार्मोनल सिस्टम भी. अब हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. ठीक है, वी हैव टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2013 में पूछा जा चुका है. सो लेट्स आंसर. तो सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में. द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम. दोनों ही सिस्टम रेगुलेट करते हैं. कैसे? द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स और न्यूरॉन्स विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शंस इन द बॉडी. नर्वस सिस्टम में क्या होती है, नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, जो कि बॉडी के सारे ही फंक्शंस को क्या करती हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती हैं. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विच कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली. तो हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली. जैसे कब ठंड है, कब गर्मी है, हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, तो ये सारी जो स्टिमुली है इसको कौन कलेक्ट करता है, सेंसरी रिसेप्टर्स. ठीक है. then and then send them to the brain in the form of electric impulse. and फिर इन इंफॉर्मेशन को जो कि स्टिमुलस की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, देन इस इंफॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, कहाँ भेज देते हैं, ब्रेन के पास भेज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. ओके. In the brain, information is interpreted and instructions are sent to the effector organ, that is muscles which reveal responses. फिर क्या होता है, ब्रेन में इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है एंड ब्रेन क्या करता है, सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इफेक्टर ऑर्गन के पास भेज देता है. इफेक्टर ऑर्गन मतलब जो मसल्स जो कि स्टिमुली को रिसीव कर रही हैं. ठीक है, उन मसल्स के पास सारी इंस्ट्रक्शंस को भेज देता है ताकि वो रिस्पॉन्सेज को रिवील कर पाएं, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाएं टू द स्टिमुली. ठीक है, तो ऐसे होता है नर्वस सिस्टम में. नर्व्स नीड असिस्टेंस फ्रॉम द हार्मोन्स बिकॉज दे कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड ये जो नर्व्स होती हैं इनको हार्मोन्स की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, मतलब हार्मोन्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये बॉडी के हर एक पार्ट में, ईच एंड एवरी पार्ट में नहीं पहुंच सकती. ठीक है, सो नर्वस सिस्टम ऑल्सो नीड्स द हेल्प ऑफ हार्मोनल सिस्टम. ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोनल सिस्टम के बारे में. हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी एंड द हार्मोन सिक्रीटेड बाय देम. तो हार्मोनल सिस्टम हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनको कंट्रोल करता है एंड वो ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं उनको भी कंट्रोल करता है. ठीक है. इट इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द लाइफ प्रोसेसेस इन द ह्यूमन बींग्स. एंड जो ये हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में. जैसे हम देख चुके हैं कि अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनका हमारी बॉडी में अलग अलग यूज होता है, फंक्शन होता है. जैसे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है जो कि हमारी हर एक बॉडी ऑर्गन के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है. तो ये जो हार्मोनल सिस्टम होता है ना ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में. ठीक है. देन they can produce the hormones and can also halt the production. ये जो हार्मोनल सिस्टम है ये हार्मोन्स को सिक्रीट भी करवा सकता है और दूसरा काम क्या कर सकता है, हार्मोन्स की सिक्रीशन को रोक भी सकता है, होल्ड भी कर सकता है. ठीक है. Thus we can say that the nervous system and the hormonal system both are complementary to each other. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो नर्वस एंड हार्मोनल ये दोनों जो सिस्टम है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है अच्छे से फंक्शन करने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. तो ये था आपका तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. ओके, ऐसे आप इसको आंसर करोगे. यू कैन नोट इट इफ यू वांट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस बेस्ड क्वेश्चंस. अब हम दो केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एक आपको सिचुएशन दी जाती है, केस दिया जाता है, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. उस केस में जो टॉपिक, जिस टॉपिक की बात हो रही है उस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है, वीर एक्सीडेंटली टच्ड द थॉर्न बट क्विकली विड्रू हिज हैंड. He later realized that he did this without even thinking about it, so his reflexes were quite quick. तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है. एक सिचुएशन दे दी कि वीर ने किसी थॉर्न को, मतलब कांटे को हाथ लगा दिया, लेकिन एकदम से उसने अपना हाथ हटा लिया. तो उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी क्विक हैं एंड उसको ये पता चला कि उसने बिना सोचे समझे तुरंत अपना हाथ हटा लिया. तो उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी क्विक हैं. तो अब इस
केस से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन सेंटर फॉर सच रिफ्लेक्स एक्शंस। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए मेन सेंटर क्या होता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड होता है वही इन रिफ्लेक्स एक्शंस को रेगुलेट करता है। इट इज द मेन सेंटर फॉर दीज रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सोनालीज मदर गॉट इंजर्ड हर स्पाइनल कोड इन एन एक्सीडेंट विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टर्प्टेड। तो सोनाली की मदर की स्पाइनल कोड इंजर हो गई है, तो कौन से सिग्नल्स डिस्टर्प्ट होंगे ये पूछा है। What are electrical impulses? Write any two limitations of electrical impulses. Electrical impulses क्या होते हैं, उनकी दो limitations हमें लिखनी है। आंसर करते हैं तीनों questions को। तो सबसे पहले पूछा था main center of reflex action. So the main center for such reflex action is spinal cord. ठीक है, फिर हमसे पूछा था कि सोनाली की मदर की स्पाइनल कोड इंजर हो गई है, तो कौन से सिग्नल्स डिसरप्ट होंगे। सो इन केस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी, सोनालीज मदर्स रिफ्लेक्स एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस विल गेट डिसरप्टेड। ऑब्वियसली स्पाइनल कोड रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शंस को रेगुलेट करती है, तो ये डिसरप्ट हो जाएंगे इन केस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी। द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व्स एंड द सिग्नल्स कमिंग टू द रिसेप्टर्स विल गेट डिसरप्टेड एज बोथ दी सिग्नल्स मीट इन अ बंडल इन स्पाइनल कोड। मतलब वो सिग्नल्स जो स्पाइनल कोड तक आ रहे हैं, जो नर्व से स्पाइनल कोड तक जा रहे हैं, एंड वो सिग्नल जो कि रिसेप्टर्स तक जा रहे हैं, वो दोनों ही डिसरप्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये जो सिग्नल्स हैं ये स्पाइनल कोड में मीट करते हैं। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं रिफ्लेक्स आर्क में। ठीक है, अब तीसरा हमसे पूछा था इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, इसकी दो लिमिटेशंस लिखनी है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज अ सिग्नल व्हिच इज ट्रांसमिटेड अलोंग अ नर्व फाइबर एंड एनवायरमेंटल चेंज इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स नोन एज डेंड्राइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स सिग्नल होते हैं जो कि ट्रांसमिट किए जाते हैं नर्व फाइबर के थ्रू। ठीक है, ये सिग्नल्स होते हैं एक टाइप के जो कि नर्व फाइबर ट्रांसमिट करता है एक जगह से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल जो चेंज होता है वो उनको कौन डिटेक्ट करता है, स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल्स जिनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। ठीक है, in the form of a message. The message acquired sets of a chemical reaction which creates an electrical impulse and फिर chemical reaction होता है जिससे electrical impulse create होता है। ठीक है, अब इसके दो लिमिटेशंस आपको लिखने हैं, तीन लिमिटेशंस हैं, कोई भी दो आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैव फॉलोइंग लिमिटेशंस। फर्स्ट इज दे विल रीच ओनली दोज विच आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वो उन्हीं पार्ट्स तक पहुंच पाते हैं जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, एंड जो कनेक्टेड नहीं है वहां तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं पहुंच पाते। तो ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस विल नॉट कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर with each every cell in the animal body। एंड जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये हर एक सेल से कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते जो कि एक एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। अगला लिमिटेशन है नर्व सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। एंड ये जो नर्व सेल्स हैं ये कंटिन्यूअली मतलब कंटिन्यूसली ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो ये तीन है, कोई भी दो आप लिख दो। ओके, तो ये था हमारा पहला केस बेस्ड क्वेश्चन। ये 3 या 4 मार्क्स का होता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे द मार्क्स विल बी गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, now let's move on to the second case based question which is the last question of all the 15 questions. So the question is Akriti's grandfather complained of giddiness since past several days. Her father took her to the physician who checked his blood pressure and immediately prescribed medicines for hypertension. ठीक है, तो यहाँ पर यह हमें केस दे दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। So let's read the questions. फर्स्ट क्वेश्चन है which part of the brain is responsible for involuntary actions। जो involuntary actions होते हैं तो उनके लिए कौन से ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। So it is the मेड्यूला प्रेजेंट इन द हिंड ब्रेन। जो हमारे हिंड ब्रेन में मेड्यूला प्रेजेंट होती है ना, वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है, जैसे कि सैलिवेशन हो गया, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ये जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं इनको कौन कंट्रोल करती है, दैट इज मेड्यूला इन द हिंड ब्रेन। सो ये फर्स्ट का आंसर क्या है, ए पार्ट का आंसर है द इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड सैलिवेशन आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला इन द हिंड ब्रेन। सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू लिव विदाउट योर एड्रीनल ग्लैंड्स, वाई नॉट। क्या आप अपने एड्रीनल ग्लैंड्स के बिना रह सकते हो, वाई या फिर वाई नॉट। नहीं, हम अपने एड्रीनल ग्लैंड्स के बिना नहीं रह सकते, बिकॉज अगर एड्रीनल ग्लैंड नहीं होंगे तो एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, एंड इट इज एड्रेनलिन हार्मोन इज वेरी वेरी
हेल्पफुल, इट हेल्प्स अस टू मैनेज द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक है। जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। सो ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन, ओके। एंड अगर ये नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कैसे? वी कैन नॉट लिव विदाउट आर एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट आर मेटाबॉलिज्म। जो एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ब्लड प्रेशर है, एंड जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है तो उसके रिस्पॉन्स को भी कौन कंट्रोल करता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन ही, ओके। Then and many other pressure response to stress and many other essential functions. If adrenal glands are removed, all these functions will be affected. अगर adrenal gland नहीं होंगे तो ये सारे functions affect होंगे, okay? And we will not survive even if too much of adrenaline is produced by adrenal glands. And हम तब भी survive नहीं कर पाएंगे अगर adrenal glands बहुत ज़्यादा ही adrenaline produce कर दे। क्यों? Then we will feel, a person will feel weak muscle aches, स्पैम्स एंड इवन राइज इन ब्लड प्रेशर। अगर ज़्यादा एड्रेनलिन प्रोड्यूस हो गया तो जो पर्सन है वो बहुत ही वीक फील करेगा, उसको मसल्स में दर्द होगा, वीक मसल्स होंगी, एंड जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट लिव विदाउट एड्रीनल ग्लैंड। एंड अगर ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर दिया एड्रीनल ग्लैंड ने तब भी प्रॉब्लम है, ओके। सो ये था सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ यू डू नॉट टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन योर डाइट, व्हाट माइट बी द डिफिशियंसी डिसीज यू आर लाइकली टू हैव? why should we use iodized salt? तो अगर हम अपनी डाइट में इनफ अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं खाएंगे, इनफ अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं लेंगे तो हमें कौन सा डिफिशियंसी डिजीज हो सकता है? एंड फिर हमसे पूछा है कि हमारा जो साल्ट, हमें आयोडाइज्ड साल्ट का यूज क्यों करना चाहिए, ऐसा हमें नमक क्यों लेना चाहिए जिसमें आयोडीन हो? वाई? सो द आंसर इज, if we take insufficient amount of iodine in our diet, we are likely to have abnormal enlargement of the thyroid gland, also known as goiter. देखो, अगर हम सही अमाउंट नहीं लेंगे आयोडीन का हमारी डाइट में तो फिर क्या होगा? फिर हमें डिफिशियंसी डिजीज होगा, गोइटर। इसमें क्या होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं ना वो इनलार्ज हो जाते हैं, एबनॉर्मली इनलार्ज हो जाते हैं, एंड ये पूरा जो नेक का एरिया है ये स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है, इसको गोइटर बोला जाता है, ठीक है। एंड द सिम्टम्स कैन बी स्वोलन नेक। इसका सिम्टम है स्वोलन नेक, जो नेक है वो फूल जाती है, ठीक है। We should use iodized salt in our diet as iodine is essential for the synthesis of hormone thyroxine, which regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in our body so as to provide the best balance for growth. जो thyroid glands होते हैं वो thyroxine हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, एंड ये जो thyroxine हार्मोन होता है ना ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को, ताकि हमारी बॉडी में बेस्ट बैलेंस ग्रोथ हो पाए, ठीक है, बेस्ट बैलेंस हो पाए ग्रोथ का। लेकिन अगर आयोडीन नहीं होगा हमारी साल्ट में तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, एंड देन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी विल बी अफेक्टेड। तो आयोडीन हमारी साल्ट में होना चाहिए ताकि थायरॉक्सिन का सिंथेसिस हो पाए, एंड अगर थायरॉक्सिन का सिंथेसिस होगा देन इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन विच इज रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसलिए हमें आयोडाइज्ड साल्ट यूज करना चाहिए अपनी डाइट में, ठीक है। सो ये था हमारा सेकेंड केस बेस्ड क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चंस थे, तीनों को हमने आंसर कर दिया। सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 15 क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने सारे 15 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया। I hope you found all these questions helpful. If you found this video helpful, then share it with your friends. Thank you so much.